हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। हमने सारे ही क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले अगर आपके सामने ये वर्ड आ जाए इक्वेशन, इक्वेशन किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वल टू का साइन नजर आए। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल x + 2 = 7 और t² - 5t + 6 = 0। ये दोनों ही आपके पास जो दी हुई हैं, ये दोनों ही इक्वेशंस हैं। क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है तो आप कह देंगे कि ये इक्वेशन है। इसी तरह ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके साथ इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है तो अब आप कहेंगे कि ये इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें आपको x की हाईएस्ट पावर 1 नज़र आ रही है। तो किसी भी इक्वेशन के साथ अगर सॉल्व का वर्ड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होगा कि आपको x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल के दिखाएंगे? आप x को सेपरेट कर लेंगे, 2 वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 2। तो x = 7 - 2 क्या होता है? 5। अब आप कहेंगे दिस इज़ आवर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है? t है। इट मीन्स कि आपको t का वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो जाएगी। हमारा कंसर्न अभी इसको सॉल्व करना नहीं है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या होती है? हर वो एक्सप्रेशन जहाँ पर आपको इक्वल का साइन नज़र आए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस वेरिएबल का वैल्यू निकालनी है। अब आप आ जाएं अपने टॉपिक की तरफ। आपका जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? वो तमाम की तमाम इक्वेशंस जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे आपको साइन नज़र आ रहा है या कॉस नज़र आ रहा है या टेन नज़र आ रहा है या कॉट, कॉसेक और कॉट नज़र आ रहा है। तो ऐसी तमाम इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब जिस तरह एक आम इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, इसी तरह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल। जैसे आपको मैं बताता हूँ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम कॉपी करते हैं। इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 16 सवाल हैं और आपको वो सारे के सारे सवाल जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास sin थीटा + cos थीटा = 1। अब स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। अब आप देखें यहाँ पर एंगल क्या है? एंगल क्या है यहाँ पर? एंगल कैसे पता लगता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के आगे जो चीज़ लिखी हुई होती है वो एंगल होता है। जैसे साइन के आगे क्या लिखा हुआ है? थीटा। कॉस के आगे क्या लिखा हुआ है? थीटा। इट मीन्स इसको सॉल्व करने का मतलब है हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, जैसे ये सवाल नंबर 1 है, sin थीटा + cos थीटा = 1। अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ टूल्स होते हैं। पहला टूल तो ये है कि हम कोशिश करें कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो एक ही फंक्शन में आ जाए। जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक sin थीटा और एक cos थीटा। तो अगर हम कोशिश करें पूरी इक्वेशन को या तो sin थीटा की फॉर्म में ले आएँ या फिर cos थीटा की फॉर्म में ले आएँ, और अगर
वो साइन थीटा कॉस थीटा की किसी एक की फॉर्म में ना आ सके तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कोई फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ जाए। जैसे ये वाली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो देखते हैं मुझे क्या फ़ायदा होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप जानते हैं ये किस तरह खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है। अब एक काम और करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ मैंने क्या किया है स्टूडेंट कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखने का क्या फ़ायदा होगा, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी आपको नज़र आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 1 के। ये 1 के बराबर हो गया, तो ये पूरी चीज़ की जगह पर 1 लिख दिया। और ये जो आपका लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस 1 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा -1, उस साइड पे क्या बचेगा 0। अब देखें मैं इस वाले 1 से इस वाले 1 को काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। मोर ओवर ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके ज़ीरो से डिवाइड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो आंसर क्या होता है 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गई। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है साइन थीटा भी 0 के बराबर ले लें आप और कॉस थीटा भी आप 0 के बराबर ले लें। वही बात, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। हम निकालने के लिए जा रहे हैं एंगल थीटा की वैल्यू। स्टूडेंट आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्सरसाइज 13.1 में कि अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस साइड पे ले जाते हैं, यानी कि थीटा यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा साइन वहाँ जाके साइन इनवर्स 0। अब शुरू होता है काम आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर का। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और साइन का बटन दबा देंगे। जब आप शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर साइन इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। साइन इन्वर्स आपको क्या निकालना होगा 0। जब आप साइन इन्वर्स 0 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा और चेक करना भी चाहिए आपको। तो साइन इन्वर्स 0 जो होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा आपने क्या निकाला है, थीटा आपने निकाला है 0, तो थीटा की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे और अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में साइन 0 निकालेंगे, नॉट साइन इनवर्स, साइन 0 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि आपकी ये जो आंसर है ये 100% करेक्ट है, क्योंकि 0 बराबर 0 के आ गया है, यहाँ पर 0 था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ थीटा 0 पे ही 0 आ रहा है या कुछ और एंगल्स के ऊपर भी 0 आ रहा है। जवाब ये है कि हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको थीटा के जगह पर वो एंगल्स रखने पर आपको 0 मिलेगा। 0 रखने पे तो आपको 0 मिल गया, बट स्टूडेंट अगर आप पाए रखें, अगर आप पाए रखें, अगर आप 2 पाए रखें, अगर आप 3 पाए रखें,
इन सब पे आपको 0 मिलेगा। चेक करें, चलें चेक करते हैं। आपकी इक्वेशन क्या थी? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अभी मैं कॉस की बात कर ही नहीं रहा। थीटा की जगह पर पहले मैंने 0 रखा था तो मेरा 0 आया था। अब मैं थीटा की जगह पर क्या रखता हूँ? पाए। अब आप दोबारा अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप रखें साइन पाए। लेकिन स्टूडेंट, जब आप पाए की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो आपके कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना ज़रूरी होता है। तो पहले अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करें और आप साइन पाए निकालें। आप देखिएगा साइन पाए आपको मिलेगा 0, गारंटी है। तो इसका मतलब है ये एंगल भी एक्सेप्टेबल है। अब हम पाए के बाद अगर 2 पाए रखें, फिर आप अपने कैलकुलेटर में साइन 2 पाए निकालें, फिर 0 मिलेगा। आप इसके बाद 3 पाए रखें, फिर आप अपने कैलकुलेटर में 0 निकालें, फिर 3 पाए पे भी 0 मिलेगा। तो हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल हैं। इवन ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव पे आप लें। अगर आप माइनस पाए पे निकालें, अगर आप साइन माइनस पाए पे निकालें तब भी आपको 0 मिलेगा। अगर आप माइनस 2 पाए पे निकालें तब भी आपको 0 मिलेगा। अगर आप माइनस 3 पाए पे निकालें तब भी आपको 0 मिलेगा। माइनस 4 पाए, माइनस 5 पाए, मैंने आपको बताया ना, हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल्स हैं जिनके ऊपर आपको वैल्यू 0 मिलेगी। बट सवाल ये है कि क्या हमने ये सारे एंगल्स लिखने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली वैल्यू जो हमारी आई है उसको तो हम लिखेंगे। पहली वैल्यू जो हमारे पास आई है हम सिर्फ उसको लिखते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू आती है, इस फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारी 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे इसकी जनरल सोल्यूशन, यानी कि थीटा हमारे पास हो जाएगा 0 + 2n पाई। अब स्टूडेंट, आप जानते हैं 0 के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करी जाए तो आंसर वही आ जाता है। तो इसलिए इस वक्त 0 ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम बात करेंगे 0 + 2n पाई इज इक्वल टू 2n पाई, यानी कि थीटा जो आ गया वो 2n पाई आ गया, जनरल सोल्यूशन। यानी कि अगर मैं आपको दिखाने के लिए थीटा की जगह पर रख दूं 2n पाई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज n? यहां लिखेंगे n इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तमाम के तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स, तमाम के तमाम नेगेटिव होल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0, इसको बोलते हैं इंटीजर। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, बीच में 0 आता है, ये सारे 1 2 और ये चलते जाते हैं। यहाँ पर आता है -1 -2 और ये सारे चलते जाते हैं। तो n जो है वो एक इंटीजर है, सही है। अच्छा, अब सॉरी, मुझे ये मिटाना नहीं चाहिए था। साइन थीटा बराबर है 0। आपने क्या कहा कि भाई मेरा आंसर थीटा का जो है वो क्या आ रहा है? 2n पाई आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब आप n की जगह पर कोई भी वैल्यू रख लें, आपका आंसर 0 आएगा, गारंटी है। ये आपके पास क्या है? n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर फॉर एग्जांपल अगर आप n की जगह पर 0 रखें तो 0 इंटू समथिंग सारा का सारा 0 हो जाएगा। आप साइन 0 निकालेंगे, आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि सेटिस्फाई हो गया। अगर आप n की जगह पर 1 रखें तो 2 बन जा, ये हो जाएगा 2 पाई। आप साइन 2 पाई निकालें, 0 आएगा। अगर आप n की जगह पर 3 रखें तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई, ये भी 0 हो जाएगा। अगर आप n की जगह पर -4 पाई रखें तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल सोल्यूशन है इस वैल्यू 0 का वो क्या है? 2n पाई। और आपने देख लिया कि 2n पाई जब आप यहाँ रखते हैं तो आपको 0 मिलता है, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। बट स्टूडेंट्स, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस की बात कर लेते हैं। अब आप अपने कैलकुलेटर को सबसे पहले आप कॉस को वहाँ ले जाएं। थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। अगर आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करके कॉस इनवर्स 0 निकालेंगे
तो आपके पास आ जाएगा π/2। यानी कि अगर आप इस जगह पर cos थीटा आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आपका एंगल थीटा कितना आया, π/2। अगर आप थीटा की जगह पर रखें π/2 तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ cos π/2 आएगा 0। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ π/2 पे 0 मिलेगा हमें? नहीं, वही बात जो साइन के लिए थी कि हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें 0 मिलेगी। इसी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें जो है वो cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। जैसे π/2 पे 0 मिलेगी, इसी तरह 5π/2 पे भी 0 मिलेगी। मैं चेक भी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, cos 5π/2 निकालता हूँ। cos 5π/2 देखता हूँ कि cos 5π/2 पे कितना आ रहा है। यस, cos 5π/2 भी 0 आ रहा है, बट हज़ारों लाखों करोड़ों एंगल हैं। लेकिन हमने क्या लेना होता है, हमने सिर्फ पहला एंगल लेना होता है जो कैलकुलेटर पहली दफ़ा देता है आपको। शिफ्ट दबा के cos इनवर्स निकाला है, π/2 आ गया। अब लेकिन ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है, हमें जो आंसर लिखना होता है वो जनरल सोल्यूशन, जनरल वैल्यू की फॉर्म में लिखना होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 + 2nπ कर देंगे। अब यानी कि ये जो आपके पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, अब आपके पास क्या आ गया, cos थीटा क्या आ गया, π/2 + 2nπ इज इक्वल्स टू 0। n क्या चीज़ है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और 0। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, cos π/2 निकालेंगे 0 आएगा, गारंटी है। अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π + π/2 क्या होता है, 5π/2। आप cos 5π/2 निकालेंगे, गारंटी है 0 आ जाएगा। अगर आप इधर रखते हैं फ्री तो ये हो जाएगा 6π, 2 6 12 + 1 13π/2 निकालेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका cos 0 आएगा। अगर आप n की जगह पर -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 -4 -4 + π -3π/2 cos -3π/2 निकालेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जनरल सोल्यूशन हुआ थीटा का वो हुआ π/2 + 2nπ, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक यहाँ से आया थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ जो आपने साइन के ज़रिए निकाला था, एक यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल्स टू π/2 + 2nπ जो आपने कॉस के ज़रिए निकाला था। आखिर में आप क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को मिला देंगे। सोल्यूशन किस तरह लिखा जाता है, सोल्यूशन इज़ 2nπ ब्रैकेट लगा दें छोटी वाली, यूनियन और ये वाला आंसर लिख दें π/2 + 2nπ। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यूनियन क्यों लिखा है, यूनियन का मतलब होता है कि जी हम सारे आंसर्स को कलेक्ट करके लिख रहे हैं। इस सवाल में यूजुअली आपने देखा होगा शायद ये 10-15 मिनट हो गए एक ही सवाल करवाते करवाते, समझाना ज़्यादा था। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये सवाल मैक्सिमम 5 मिनट लेगा और काम ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम लगा है तो इसलिए थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया, बट सवाल इतने लंबे नहीं हैं। ये सवाल तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को लाजमी करने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रट्टा और कोई याद करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, हाउ टू राइट द आंसर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जब आपको आंसर लिखना आ गया तो फिर तो सारे के सारे काम आपके आसान हो गए। चलें, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। What is question number 2 is, √3 cos theta plus sin theta -2 is equals to 0। वही बात
हमें ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने आपको क्या मतलब बताया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल। यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट, ये सवाल जब बुक का जो है वो न्यू एडिशन आया था, ओल्ड एडिशन के अंदर ये सवाल नहीं था। मेरे सामने जब ये सवाल आया था √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 = 0, तो मैंने इस सवाल को करने की बहुत कोशिश करी, मुझसे ये सवाल नहीं हुआ। बट मेरी अपनी फ़िलॉसफी ये है कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो हो ना सके। तो बार बार की प्रैक्टिस करने के बाद जब ये मुझसे हो गया, जब ये इसका आंसर मुझ आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया बुक के ऑथर को जिसने ये सवाल डाला है, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल वे यूज़ करना पड़ेगा। देखें ये सवाल मैंने किस तरह किया, मुझे नहीं पता कि इसका कोई और मेथड भी हो सकता है इसका कोई और मेथड भी हो, बट मैंने जिस मेथड से सवाल किया है तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी आएगा। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस इसको भी 2 से डिवाइड कर लें तो इसको इस तरह लिख देते हैं 1/2 sin थीटा। बात एक ही है, sin थीटा/2 लिखें या 1/2 sin थीटा लिखें, माइनस ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड का मतलब है हर चीज़ 2 से डिवाइड होगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप अपने कैलकुलेटर में cos π/6 निकालें, अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है और आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है और आप cos π/6 निकालें, तो आप देखिएगा आपको मिलेगा √3/2, गारंटी है। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर में अपने sin π/6 निकालें तो आपको मिलेगा 1/2। आप चेक ज़रूर करिएगा इस चीज़ को। तो ये लिखा हुआ है √3/2, तो √3/2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ cos π/6। ये वाला cos थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, कोई चेंज देकर नहीं आया मैं। ये लिखा हुआ है 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है, sin π/6। और ये क्या लिखा हुआ है, sin थीटा। इस वाले 2 से मैं ये वाला 2 काट दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1। 0/2 क्या होता है, 0 से जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो 0 आ जाती है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको याद होगा चैप्टर 10 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा माइनस बीटा। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, π/6 है, यहाँ पर बीटा क्या है, थीटा है। तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा बराबर होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो cos π/6 cos थीटा प्लस sin π/6 sin थीटा किसके बराबर होगा, cos π/6 माइनस थीटा के। तो इस पूरे की जगह पर क्या आ गया, ये आ गया, और इस -1 को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ गया 1। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये मैंने क्या किया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, टारगेट है हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप cos को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास π/6 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1। π/6 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर स्टूडेंट्स आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos इनवर्स 1 निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा आपको मिलेगा cos इनवर्स 1 0। आप चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करके cos इनवर्स 1 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0। π/6
माइनस थीटा को वहाँ ले जाएं, ये आपके पास आ गया थीटा। और अब आप जानते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको जो है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन आपको वो सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहली वैल्यू आ गई, काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? सॉल्यूशन, ये जो आपका आंसर आया π/6, इसके अंदर आप जानते हैं कि कॉस हो या साइन हो। मैंने अभी आपको बताया कि हम 2nπ ऐड करते हैं, तो अगर आप 2nπ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन चलें मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है cos π/6 और आप क्या कह रहे हैं कि मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, π/6 प्लस 2nπ। सही है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2nπ आपके पास आ गया थीटा की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस थीटा की जगह पर अगर आप रखें π/6 प्लस माइनस माइनस 2nπ, देखते जाएं आप, π/6 से π/6 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, -2nπ। तो क्या हमें 2nπ पे बल्कि 1 मिनट, सॉरी, एक चीज़ छोटी सी कुछ गलती हुई है, 1 मिनट रुको। हाँ सही है, सही, π/6 तो पहले से मौजूद है, सही है। तो cos π/6 के अंदर आपने क्या डाला था, आपने π/6 के अंदर डाला था 2nπ, तो ये आ गया आपके पास -2nπ। मैं इसको और चेक भी करता हूँ। सही है, यानी कि इसको और अच्छी तरह इस तरह देखें, मैं आपको और अच्छी तरह सेटिस्फाई करता हूँ। ये था आपके पास, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ रखें, इस पूरे को इस तरह सिंप्लीफाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। हमारा जो हमने जो आंसर लिखा है वो लिखा है π/6 प्लस 2nπ। हम पहले रखते हैं यहाँ पर क्या चीज़, 0। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/6 प्लस 0, जो कि बराबर क्या होता है, π/6। अब अगर आप यहाँ पर रखें cos π/6 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, π/6 आ रही है, तो π/6 माइनस π/6 क्या होता है, 0, और cos 0 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे सेटिस्फाई कर गया। अब बात करते हैं हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2π, 6 2 जा 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 π/6। अब हम इसको वहाँ रखते हैं, cos π/6 माइनस थीटा, हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, 13 π/6। सही है जनाब, तो cos π/6, अब आप इसका एलसीएम ले लें, 1π माइनस 13π क्या होता है, -12π अपॉन 6, cos 6 2 जा 12, ये आ जाएगा -2π। और स्टूडेंट अगर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर cos -2π निकालेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा 100% करेक्ट सोल्यूशन है किसका, इस सवाल का। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसका सोल्यूशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसी तरह आप क्वेश्चंस करते जाइएगा और फिर n की जगह पर 0 1 2 -1 -2 -3। हाँ, एक काम और करना है, यहाँ पर आपने ये भी लिखना है n बिलोंग्स टू z। आपका आंसर या ये पूरा होगा हर सवाल के अंदर, क्योंकि n आपके पास क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलें, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, tan स्क्वायर थीटा
प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि पूरा ही फंक्शन tan का है तो हम इसको फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस 2 को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा -2 और ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपको पता है बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो होता है फैक्टराइजेशन का, ये उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखें, ये 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा, ये tan थीटा ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा -1 tan थीटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक पहुँच गए हम। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा। यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा +1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ -1, तो -1 ले लीजिए। ये हो गया tan थीटा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो आप इसको लिख लें tan थीटा +1 और दूसरा हो जाएगा मेरे पास tan थीटा, सॉरी यहाँ 2 आएगा क्योंकि कॉमन ले लिए ना tan, तो यहाँ 2 बचेगा, ये आ गया 2। तो ये हो गया tan थीटा +2 और ये क्या बचा, tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप आगे चलें, ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा +2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, 2 को वहाँ शिफ्ट कर दें, ये -2 हो जाएगा और यहाँ से अगर आप करेंगे tan थीटा -1 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक पहुँच गया। अब आखिरी काम क्या है, इसके सॉल्यूशंस लिखने, प्रिंसिपल वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंगल और जनरल एंगल्स, वो लिखने हैं आपको। कैसे लिखेंगे आप, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, tan थीटा इक्वल्स टू -2। अब आपको एंगल निकालना है, tan को वहाँ शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा tan इनवर्स -2। अगर आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स -2 निकालेंगे, जबकि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए, तो आपको मिलेगा पॉइंट में आंसर। यूजुअली हम पॉइंट में आंसर नहीं लिखते, हम जैसे π/4, π/6, 2π/3 इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ये तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन जिस तरह साइन का और कॉस का क्या होता है, 2n पाई आप ऐड करते हैं, इस तरह इसके लिए आप क्या ऐड करेंगे, n पाई। क्या ऐड करना है आपको, tan के लिए n पाई। क्यों ऐड करना है अभी बताता हूँ मैं आपको। दूसरा ले, tan थीटा बराबर है 1, थीटा को वहाँ ले जाए, tan को वहाँ ले जाए। अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है तो आप tan इनवर्स 1 निकालें, आपका आंसर आएगा π/4। लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको 1 मिलेगा, लेकिन पहला जो वैल्यू होता है बस आपने वही लिखना होता है। अब इसके बाद इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, π/4 + n पाई। अब हम चेक करते हैं, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। अगर मैं n की जगह पर 0 रखूं तो 0 × पाई 0 हो जाएगा, π/4 10 π/4 निकालेंगे 1 आएगा। अगर मैं n की जगह पर 1 रखूं तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 π/4। और अगर मैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में 5 π/4 निकालता हूँ तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि n पाई मैंने बिल्कुल सही ऐड किया है इसके अंदर।
Hence final solution is n pi प्लस tan इनवर्स माइनस 2 ब्रैकेट में बंद कर दें, यूनियन पाई बाय 4 प्लस n पाई ब्रैकेट में बंद कर दें, आंसर। अब देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा उससे कम लगा, फ्री और इजी जल्दी से हो गया। तो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे यकीन है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को देखेंगे 13.2 के, तो वो एग्ज़ाम में ये सवाल कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे, वरना यूजुअली स्टूडेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सवाल नहीं करते एग्ज़ाम के अंदर, हालांकि इसके सॉलिड मार्क्स होते हैं। क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको करवाया नहीं जाता, और अगर करवाया जाता है तो उनको समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो cos की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा। अब आप याद करें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के आज के कि अगर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो तो सबसे अच्छी बात होती है। तो हम cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला रखेंगे जिसमें cos आता है, और वो कौन सा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0। और आगे चलते हैं, cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 1 प्लस का कट गया, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ cos थीटा को कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा इज इक्वल्स टू cos को वहाँ ले जाए cos इनवर्स 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि cos इनवर्स 0 किस पे होता है? पाई बाय 2 पे। और जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। cos और साइन में 2n पाई ऐड कर दें। अब इधर आ जाए, cos थीटा 2 cos थीटा 1 को वहाँ ले जाए, माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और थीटा को यहाँ रखें, cos इनवर्स माइनस 1/2। और जब आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos इनवर्स माइनस 1/2 निकालेंगे, जबकि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में हो, तो आपका आंसर आएगा 2 पाई बाय 3। आप चेक कर लीजिएगा इसको, यही आंसर आएगा। बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक तो जनरल सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी लिख लिया, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, और बल्कि अभी बाद में ब्रैकेट लगाऊंगा। अब बात करते हैं इसकी, ये लिखा हुआ है 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 के अंदर अगर हम, अब मैं आपको समझाता हूँ, प्लस या इस तरह करें 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कर दें, ये ज़्यादा बेटर होता है। यूजुअली हमें इस तरह लिखना चाहिए 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये तरीका होता है। n वाली चीज़ पहले आती है और विदाउट n वाली बाद में आती है। अच्छा, इसका तो काम ख़त्म हो गया।
ये तो मैं आपको आप रख दे जाएं, 0 रखेंगे तब π/2 आएगा, 1 रखेंगे तो 5π/2 आएगा, और cos 5π/2 पे आप निकालेंगे तो 0 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2π/3, और cos 2π/3 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास देख लीजिएगा -1/2 आएगा, गारंटी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माइनस रख दूँ, -2π/3 रखूँ, तो 3 2 6, 6 - 2, ये हो गया 4π/3। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या cos 4π/3 पे भी 0 आ रहा है। 4 cos 4π/3 रखा मैंने, तब भी मेरा आंसर -1/2 आ रहा है। सॉरी, 0 नहीं, -1/2 आना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने 1 रखा था, अगर मैं यहाँ रख दूँ 2, तो ये हो जाएगा 4π - 2π/3, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 - 2 10π/6। अब मैं यहाँ रखता हूँ थीटा की जगह पर 10π/6, देखता हूँ क्या होता है। 10π/6 का cos 3 4 12 नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि माइनस पे हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हर एंगल पे मिलनी चाहिए। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है, 2nπ + π/2, 2nπ + 2π/3। हैंस सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? 2nπ + π/2, 2nπ + 2π/3। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बिला वजह माइनस में रख के क्यों किया। एक्चुअली बुक में आंसर यहाँ लिखा हुआ था +- 2π/3, तो मैंने बोला मैं चेक कर लूँ माइनस पे ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो हर वैल्यू पे आंसर आना चाहिए, लेकिन हर वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ प्लस का ही रखना था। तो बुक में जो एक्स्ट्रा माइनस दिया हुआ है मेरे हिसाब से वो रॉन्ग है, क्योंकि उसमें मुझे आंसर नहीं मिल रहा। चलें, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 5 is, three sin square theta माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है। तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले आप उसको वहाँ ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1। सो 12 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा, 1 को यहाँ ले जाएं, -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 12 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा +2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन हमें क्या नज़र आ रहा है, 6 साइन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम 1 ले लेते हैं। 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम हो गए। 2 साइन थीटा -1 एक दफ़ा आ गया, और ये हो गया मेरे पास 6 साइन थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा -1 भी 0 के बराबर आ गया, और 6 साइन थीटा +1 भी 0 के बराबर आ गया। ये हो गया मेरे पास 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, -1 को वहाँ ले जाए 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह ये हो जाएगा 6 साइन थीटा, 1 को वहाँ ले जाए -1,
ये और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 6 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -1/6। ये तो आ गया इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब हम लिखते हैं इसके जनरल सॉल्यूशंस। क्या होंगे जनरल सॉल्यूशंस आपको पता है, बल्कि नहीं, अभी तो सॉल्यूशन ही नहीं है। अब आप थीटा को यहाँ रखें, साइन को वहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स 1/2 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा π/6। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज π/6 + 2nπ। अब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, 2nπ आ गया और 2nπ को किस तरह चेक करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/6, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/6। स्टूडेंट अगर आप इसका आंसर कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आंसर जो है वो शो नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको इसी फॉर्म में रखें। हाँ, इसमें आपको एक काम ज़रूर करना होगा कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा, वही 2nπ प्लस साइन इनवर्स -1/6 को ऐसे ही रखें। हैंस आवर फाइनल सॉल्यूशन इज π/6 + 2nπ। इसका यूनियन आ जाएगा 2nπ प्लस साइन इनवर्स -π/6, और ये आपके पास ब्रैकेट आ गया आंसर। चलें देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है तो 1 मिनट लगेगा, पहले इंक फिल कर लें, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन 3 थीटा डबल एंगल भी नहीं है, ट्रिपल एंगल है। ट्रिपल एंगल का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो 2-3 मेथड हैं इसके। पहला मेथड तो ये है कि हम 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर दें और फिर इसको सॉल्व करते जाएं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के, बट वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। लिहाजा हमने एक फार्मूला किया था चैप्टर नंबर 10 में, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अगर आपको याद हो, ये किसके बराबर होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, बल्कि पहले पूरा फार्मूला लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो आपके पास अल्फ़ा की जगह पर आप 3 थीटा रखें और बीटा की जगह पर आप थीटा रखें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा 3 थीटा प्लस बीटा थीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा 3 थीटा माइनस बीटा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 आ गया। कॉस 3 थीटा प्लस थीटा क्या होता है, 4 थीटा अपॉन 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा क्या होता है, 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड होगा तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। कॉस 4 थीटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2 थीटा मल्टीप्लाई है साइन 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा हो गया इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 2 थीटा भी 0 के बराबर हुआ और साइन थीटा भी 0 के बराबर हुआ। अब सवाल का अगला पार्ट, अब इसके सॉल्यूशंस लिखना है। देखते हैं इसके सॉल्यूशंस किस तरह लिखे जाएंगे।
तो पहला काम हमारे पास क्या है, पहले हम ले लेते हैं cos 2 थीटा बराबर है 0। तो 2 थीटा को यहाँ रखें, cos इनवर्स 0 हो जाएगा 2 थीटा। अब आप अपने कैलकुलेटर में cos इनवर्स 0 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, π/2। और भी बहुत सारे एंगल्स के ऊपर आपको मिल सकता है 0, π/2 पे, 3π/2 पे, बट एक एंगल ही काफ़ी होता है। बट ये तो 2 थीटा है, आपको चाहिए थीटा, तो 2 को वहाँ ले जाएं, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा π/4। आगे चलते हैं, अब हम ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 के ऊपर होता है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 0 + 2nπ। 0 + 2nπ क्या होता है, 2nπ। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, π/4 प्लस, इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो गया वो होगा π/4 प्लस, अब देखिए इसका आ रहा है 2nπ जो हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इसको चेक करते हैं, कि क्या 2nπ ऐड करके एग्जैक्टली ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। इस पर तो सेटिंग आपको पता है ऑलरेडी, ये वाला काम तो हम कर चुके हैं। हम लेते हैं ये हम चेक कर रहे हैं, cos 2 थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। cos 2 थीटा, थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा हमने लिखा है 2nπ प्लस π/4। अगर हम 0 रखेंगे, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो हो गया π/4, तो 2 × थीटा क्या है, π/4, 2 × 2, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, यस आ गया। अब हम रखते हैं 1, यहाँ रखते हैं 1, 2 1 = 2, 4 2 = 8, 8 + 1 ये हो जाएगा 9π/2, 9π/4 सॉरी, तो 2 × 9π/4, तो ये हो जाएगा cos 2 2 ये हो जाएगा 9π/2। देखते हैं कि क्या cos 9π/2 पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 9π/2 का cos, यस, इसका मतलब है कि हमने 2nπ सही ऐड किया है। क्यों चेकिंग की है मैंने, असल में बुक के अंदर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे शायद सर ने गलत करवा दिया। बुक के अंदर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है थीटा का लिखा हुआ है nπ। अब देखिए 2nπ या nπ रखें आपको 0 मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमारी एक सेटिंग चल रही है 2nπ की तो हम 2nπ ही रखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ था nπ, यूनियन मैंने क्या लिखा है, π/4 प्लस 2nπ। बुक में क्या लिखा हुआ है, π/4 प्लस nπ। nπ पे भी मिलेगा, लेकिन 2nπ पे भी वही चीज़ मिल रही है, मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक और यूनियन बनाया है, nπ प्लस 3π/4, यानी कि π/2 के ऊपर भी आपको पता है 0 मिलता है और 3π/2 पे भी 0 मिलता है, बट हम सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर लेते हैं जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इस तरह तो अगर इसने बुक वाले ने दो चीज़ों के, दो एंगल्स के ऊपर इसने काम किया हुआ है, मैं 3 एंगल्स ले लूँ, 4 एंगल ले लूँ, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर 100% करेक्ट है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमने किए एक्सरसाइज 13.2 के टोटल 6 सवाल, और इसमें जो सवाल दिए मैं टोटल वो दिए मैं 16 सवाल। हमारी कोशिश होगी कि हम ये सारे सवाल करें और आपको बहुत अच्छी तरह समझाएं, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगले लेक्चर से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ही अच्छे आप इसके अंदर हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। बहुत मेहनत से मैंने काम किया है आज, और आप इस मेहनत को इस तरह जो है वो मेरी ही तरह करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट, वन मोर रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाता है, आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।